All right. Hi. So, as introduced, my name is Mashood and I lead the engineering team at SastaTicket.pk. SastaTicket.pk is a local startup based here in Karachi, and हम लोग जो है वो एक यूरोप में वेबसाइट एक्सपीडिया के नाम से उसके लाइक की वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रैवल के लिए, जहाँ पे आप एयरलाइन टिकट्स, होटल टिकट्स, वीज़ाज वगैरह सब कुछ जाके खरीद सकें. उसके अलावा आई एम ऑल्सो वेरी एक्टिव कम्युनिटी मेंबर एंड I am essentially also the local GDE Google Developer Expert for Web and Angular. ये जो सारे आपको लोगोज नजर आ रहे हैं सीधे हाथ पे, these are all different communities that I'm a part of, I'm speaking at या I'm running. तो essentially आप भी इनको देखें, इनको join करें, इनमें participate करें, and we want to really grow our local communities. Finally, this is something I started recently. ये लॉकडाउन में बहुत फाइल टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा एक पॉडकास्ट भी शुरू कर दें. ज़्यादातर लोग तो वीलॉग्स पे जा रहे थे, मगर आई चोज द पॉडकास्ट आउट सिंस आई फेल्ट के मुझे किसने देखते हैं, जो ज़्यादा कंटेंट है वो मैं ऑडियो से ही कर सकता हूँ. सो देयर इज अ फ्यू एपिसोड्स डाउन देयर व्हिच टॉक अबाउट डिफरेंट टेक स्टफ, सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट एज वेल. तो वापस आते हैं द मेन टॉकिंग पॉइंट फॉर टुडे, एंड दैट इज कोर वेब वाइटल्स. और जो सबसे पहला सवाल वी वांट टू आस्क इज कि व्हाई डिड गूगल क्रिएट कोर वेब वाइटल्स. इनकी ज़रूरत क्या थी? हम लोग एसईओ के पर्सपेक्टिव से ज़्यादातर देखते थे इनको, एंड बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उन पर जाके हम लोग अपने साइट की परफॉर्मेंस चेक करते थे और वो हमें स्कोर मिलता था एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. द प्रॉब्लम वाज कि देयर इज स्टिल नो स्टैंडर्ड सेट स्पेशली फॉर यूजर एक्सपीरियंस. अगर मैं जानना चाहूँ, ये मेरी वेबसाइट है abc.com, तो अगर मैं इसका एक यूजर एक्सपीरियंस का स्कोर कैलकुलेट करना चाहूँ, सो देयर इज नो स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग दैट. सो व्हाट गूगल हैज डन इज, गूगल ने ये एक कुछ सेट ऑफ मेट्रिक्स बनाए. इन्होंने भी सिर्फ 3 मेट्रिक्स से शुरू किया है, बट दिस विल इंक्रीज इन द फ्यूचर एंड दिस विल चेंज इन द फ्यूचर एज वेल. जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन द यूजर, कि हम लोग यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस किस तरह दे सकते हैं. एंड कोर वेब वाइटल्स विल बी एसेंशियली अराउंड not just the performance side of things, but also the things जैसे हम लोग अभी इनको देखने जा रहे हैं. So let's dive right into the metrics and first understand ये जो 3 metrics introduce हुए हैं, what are they about and how do we start using them or assessing them in our website. तो सबसे पहला metric जो है, and जो आप कह सकते हैं काफ़ी important metric जो है, that is around performance. तो this is called largest contentful paint or LCP for short, and इसके अंदर दो चीज़ें उन्होंने डिफाइन की हैं. अगर पहले मैंने अपनी परफॉर्मेंस वेबसाइट की पता करनी होती थी, तो एक तो ये मसला आता था कि यार तेज परफॉर्मेंस होती क्या है. इज 1 सेकेंड फास्ट, इज 2 सेकेंड्स फास्ट, इज 5 सेकेंड्स फास्ट, इज 10 सेकेंड्स फास्ट, मुझे नहीं पता. देयर इज नो स्टैंडर्ड डिफाइंड. हाँ जी, कुछ वेबसाइट्स कह रही थी कि आपकी साइट स्लो है, तो हम कहते थे अच्छी हमारी साइट स्लो है. तो अब गूगल ने डिफाइन कर दिया है कि यार अगर इफ यू आर अंडर 2.5 सेकेंड्स, अगर आपकी वेबसाइट इस LCP पॉइंट पे पहुंच जाती है 2.5 सेकेंड्स के अंदर, देन योर वेबसाइट इज अमेजिंग. तो अगर इससे ऊपर है तो विद इन 4 सेकेंड्स चलो ठीक है, काम चल जाएगा. और अगर ओवर 4 सेकेंड्स है तो फिर काम नहीं चलेगा. योर यूजर्स आर प्रॉब्ली लीविंग योर वेबसाइट व्हाइल इट्स लोडिंग. तो इसके अंदर ऑब्वियसली आप जब 2.5 सेकेंड्स कहते हैं तो इसमें काफ़ी कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि फिर बंदा ये पूछता है कि यार किस तरह का कनेक्शन. तो हम लोग एक एवरेज ब्रॉडबैंड कनेक्शन की यहाँ पे बात करें, और इसको जब हम लोग गूगल के टूल्स के साथ मेजर करते हैं तो वो हमें खुद ही बता देता है कि वो उनके हिसाब से हम लोग क्या बता रहे हैं, अभी टाइम कितना ले रहे हैं. तो दूसरी जो चीज़ होती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स अबाउट कि ये मेजर करना क्या है, राइट. सो अब लोडिंग को अगर हम लोग सिर्फ देखें तो लोडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. हम लोग लोडिंग कर सकते हैं मेजर एट टाइम टू फर्स्ट बाइट, कि जब ब्राउजर को पहला बाइट मिला सर्वर से, दैट कुड बी लोडिंग. इट कुड बी जब मुझे कोई चीज़ नजर आए, ठीक है ना, दैट कुड बी लोडिंग. जब लोडिंग का कोई सिंबल नजर आए मुझे, मैं उसको कह सकता हूँ. मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब मेरा ब्राउजर बताए कि लोडिंग खत्म हो गई है, तो दैट कुड आल्सो बी अ पॉइंट दैट the loading calculation should go on till. तो Google has taken a slightly different approach. So उन्होंने कहा है कि we will measure till the time जब आपका सबसे largest content viewport में render होगा, right? And क्यों इस तरह है? Again, the focus is on the user. अगर user एक आपकी वेबसाइट पे आया है, वो आपकी वेबसाइट पे कोई कंटेंट देखने आया है,
और जैसे आपने वो कंटेंट रेंडर कर दिया तो काम हो गया, अब यूजर को चीजें नजर आ रही हैं, यूजर कैन सी द स्टफ, एंड दैट इज द टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आप बेशक अगले 1 मिनट तक चीजें लोड करते रहें, मार्केटिंग स्क्रिप्ट लोड करें, लाइब्रेरीज लोड करें, प्री लोडिंग करना शुरू कर दें अगले पेजेस की, देयर इज नो कंसर्न इन दैट, क्योंकि अब यूजर जो है वो आके वेबसाइट को यूज कर रहा है, ही कैन नाउ एक्चुअली सी द कंटेंट। तो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट के अंदर वी इंक्लूड एनीथिंग, इमेजेस सबसे बड़ी आपका बैनर कवर बैनर रेंडर हो जाए उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, मे बी इट्स अ ब्लॉग तो टेक्स्ट रेंडर हो जाए उसको भी इंक्लूड करते हैं, या कोई वीडियो है तो वीडियो रेंडर हो जाए उसको भी इंक्लूड करते हैं, राइट। सो एनीथिंग दैट व्यू पोर्ट पे फोकस है, और व्यू पोर्ट में जैसे ही आपकी मेन कंटेंट रेंडर होगा तो वहां तक हम लोग एलसीपी को काउंट करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक, और इसमें हमने दो जो इंपॉर्टेंट चीजें डिफाइन कर दी हैं, एक तो व्हाट और एक तो हाउ, कि कितने लंबा आपने मेजर करना है, उसको 2.5 सेकंड से हमने अंदर रखना है। The next metric is about interactivity. अब हम लोग ये कभी कभार भूल जाते हैं कि जब यूजर एक हमारी वेबसाइट पे आया है तो उसने शायद इंटरेक्ट भी करना है हमारी वेबसाइट के साथ, और इंटरेक्शन में क्या चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो स्क्रॉल करेगा, दैट्स एन इंटरेक्शन। वो किसी बटन पे जाके क्लिक करेगा, लिंक पे क्लिक करेगा, दैट इज एन इंटरेक्शन। वो इनपुट पे जाके कोई फॉर्म भरेगा, दैट इज एन इंटरेक्शन, राइट। अब अगर हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं है सही तरह से, तो वो जब कोई एक्शन लेना चाहेगा तो वो वेबसाइट जो ना वो सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। इसमें जो सबसे कॉमन मसला आपने देखा होगा कि जब साइट लोड होती है उसके फौरन बाद जब आप स्क्रॉल करते हैं तो वो लैग करती है, साइट स्क्रॉल नहीं होती है, उसमें है ना वो जिटर्स आ रहे होते हैं। और हम लोग यूजुअली कहते हैं जी मोबाइल बहुत स्लो है, बट ठीक है मोबाइल भी स्लो होते हैं, लो एंड डिवाइसेस भी हैं, बट द पॉइंट इज कि देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग ऑन द मेन थ्रेड जिसकी वजह से रेंडरिंग स्लो थी। तो इसके ऊपर पेनल्टी लगती है अब, और इसके ऊपर गूगल मेजर करता है इसको इन टर्म्स ऑफ कि कितना टाइम लगा ब्राउजर को रिस्पॉन्ड करने में। अगर मैंने एक टैप करके स्क्रॉल करना शुरू किया, so the browser has to respond within 100 milliseconds to essentially get um, a good user experience for your user. तो अगर उससे ज़्यादा है तो स्पेशली आफ्टर 250 मिलीसेकेंड्स जो है ना यूज़र को फील होना शुरू हो जाता है कि यार ये तो डिले हो रहा है कुछ इसके अंदर, और उसकी वजह से आपका फिर यूज़र इम्पेशेंट हो जाता है, वो बटन पे ज़्यादा क्लिक करना शुरू कर देता है, या वो स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देगा तेज तेज, वो देख रहा होगा कि यार पता नहीं साइट रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही। सो दैट एसेंशियली डिक्रीजेज द टोटल वैल्यू ऑफ योर वेबसाइट, वो एक्सपीरियंस को डिग्रेड करता है, एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू मेक श्योर कि हमारा जो मेन थ्रेड है वो हमेशा फ्री हो। और ये किस तरह होगी ये आगे जाके हम बात करते हैं। आखिरी जो चीज़ है आज की, दैट इज क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल है मगर ये मसला जो है बहुत ही कॉमन है। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो है जो हमने डॉक से मैंने उठाई है, और ये अगर लोड हो जाती है अभी तो आपको नजर आएगा कि इसमें मैं बात किस चीज़ के बारे में कर रहा हूँ। एसेंशियली लोडिंग करते हुए चीज़ें लोड हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें बाद में पॉप इन होती हैं, और इस केस में मैंने नो का बटन दबाना था मगर वो बैनर बाद में आया, उसकी वजह से मैंने गलत बटन दबा दिया। इस तरह से आपने नोटिस किया होगा कि इश्यूज आते हैं जब मैं कंटेंट पढ़ रहा होता हूँ ब्लॉग्स, तो इमेजेस बाद में रेंडर होती हैं, उससे कंटेंट पुश हो जाता है नीचे, और अगेन आप रीड करें एकदम से कंटेंट नीचे चला गया, अब आप गुम गए, आप ढूंढ रहे हैं यार मैं पता नहीं कहाँ पढ़ रहा था। कभी बार एड्स लोड होते हैं इसी तरह से, तो आपका कंटेंट मूव कर देते हैं। ट्विटर के अंदर मुझे काफ़ी मसला आता है सर्च में, जब भी मैं कोई चीज़ सर्च करके टैप करता हूँ पहला रिजल्ट तो वो हमेशा चेंज हो जाता है और वो फिर कुछ और चीज़ खुल जाती है। सो दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एंड अगेन द फोकस इज ऑन यूजर एक्सपीरियंस के हम अपने यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा किस तरह कर सकते हैं। इसकी स्कोरिंग थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल है। इसमें हमारे पास एक स्कोर है फ्रॉम 0 to 1, जिसमें अगर आप 0.1 से कम है तो आप अच्छा हैं, वरना आपको थोड़ा सा काम करना है। इसकी जो स्कोरिंग है इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं web.dev पे जाके, बट बेसिकली वो चेक ये कर रहा है कि जब आपकी साइट एलसीपी के बाद लोड हो रही है तो उसमें जो कंटेंट लोड हो रहा है उससे शिफ्ट्स कितने जनरेट हो रहे हैं। तो एक दफ़ा आपने कंटेंट रेंडर कर दिया, उसके बाद अगर आप कंटेंट को शिफ्ट करेंगे तो वो यहाँ पे कैलकुलेट करके उसका स्कोर बढ़ाना शुरू कर देगा। तो अगर थोड़ा सा शिफ्टिंग होगी विद इन 0.1 ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा शिफ्ट आप पूरा पेज को नीचे मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिफ्ट मूव हो रहा है, तो वो फिर आपको बता देगा, एंड यू हैव टू देन गो अहेड एंड फिक्स दैट। तो एट द एंड ऑफ द डे द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि वेब परफॉर्मेंस या यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करना है वेबसाइट का इज नॉट एन ईजी जॉब। देयर आर सो मैनी थिंग्स इन्वॉल्व, और मैंने आज ज़्यादा फोकस करना है वो परफॉर्मेंस पे करना है, बिकॉज
जो मैंने बाकी 2 मेट्रिक्स की बात की है, FID और CLS, इसके अंदर तो फिर भी हमारे पास कुछ टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो हम लोग उनको काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। बट जो वेब परफॉर्मेंस की चीज़ है दैट इज़ वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है फ्रंट एंड की वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। हमारा ज़्यादातर बिजनेस लॉजिक फ्रंट एंड पे आती जा रही है, एंड इट्स गेटिंग द बंडल साइजेस आर इंक्रीजिंग, और इंटरेक्शंस बढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया कंटेंट आ रहा है, सो इट्स गेटिंग वेरी हार्ड फॉर द फ्रंट एंड वर्ल्ड टू keep up with the demand and create some really great good experiences in the fastest time possible. तो इसको जब फुली ऑप्टिमाइज करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट जर्नी। हम लोग सिर्फ अपने कोड पे फोकस नहीं कर सकते, हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है ये कोड आया किस तरह है, ये कोड एग्जीक्यूट किस तरह हो रहा है, ये ब्राउजर काम किस तरह कर रहा है, एंड ऑन दैट आई वुड लाइक टू टेक यू ऑन दैट जर्नी कि यार ये हर स्टेप में क्या चीज़ हो रही होती है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि हर स्टेप पे जो इश्यूज आ सकते हैं वो क्या हैं, और वी कैन देन इंश्योर कि वो हम लोग इन इश्यूज को cater through कर रहे हूँ, and we are doing a good job of that. So in order to start this journey हमें सबसे पहले एक अदद यूजर चाहिए। तो हम लोगों ने एक अदद यहाँ पे यूजर दिए हैं, and that is an anonymous guy, हमारे ग्रीन कलर का guy. He's going to help us do a few things. ये जो यूजर हैं हमारे जाएंगे और एक ब्राउजर खोलेंगे और उसके अंदर एक URL जनरेट करके एंटर करेंगे। कोई भी वेबसाइट हो सकती है, डजंट मैटर फॉर अस, एंड इस पॉइंट पे हमारी वेबसाइट लोड होना शुरू हो गई है। अब what's the first thing that happens? The first thing that happens is कि ब्राउजर जो है अपने कैश को चेक करेगा, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो एज फ्रंट एंड डेवलपर्स जो हम लोग वी डोंट थिंक अबाउट मच। व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट इट, ये थोड़ा सा एक अपना अलग क्वेश्चन है, बट इसके अंदर एक जो चीज़ आती है वो हम लोग कभी ये समझते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसकी कैश हेडर्स हैं वो हमने सेट नहीं करने या XYZ। मगर इफ़ यू आर कन्फिगरिंग योर ब्राउजर कैश प्रॉपर्ली, अगर आपने अपने कैशिंग को सही तरह कन्फिगर किया हुआ है तो उससे आपकी वेबसाइट सेकंड टाइम पे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली खुल सकती है, राइट, एंड दैट इज सुपर यूजफुल। तो अब हमारे पास बहुत सारी टेक भी आ गई है प्रोग्रामिंग साइड पे, नेमली सर्विस वर्कर्स इज वन ऑफ देम। हमारे पास उससे हम लोग जनरेट कर सकते हैं ऐप शेल को, जिससे अगेन हमारी वेबसाइट बहुत ही इंस्टेंटली लोड हो सकती है और इवन ऑफलाइन मोड में भी लोड हो सकती है, राइट। So it is these things that we also have to take care of when we're thinking of performance, क्योंकि these essentially help build a good user experience कि अगर यूजर एक दफा मेरी वेबसाइट पे आ चुका है तो मैं उसको तेजी से वापस ला सकूं। इसके बाद जब वो अपने कैश को चेक करता है तो वो आप उसके पास एक यूआरएल है और उसको आप उसने चेक करना है कि भाई ये यूआरएल किस सर्वर के लिए है, तो उसके लिए वो DNS रेजोल्यूशन का काम करेगा। तो वो एक और सर्वर के पास जाएगा और वहाँ पे सारे सर्वर मैपिंग्स पड़े होते हैं, वहां से उठा के लेके आएगा, अच्छा जी ये इस यूजर के सबसे करीब जो है ये वाली IP अवेलेबल है और इसके ऊपर जाके अब मैं कनेक्ट करूंगा। और यहीं पे आ जाती है समथिंग कॉल्ड सर्वर लेटेंसी। सर्वर लेटेंसी जो है दैट इज द टाइम इट टेक्स द सर्वर योर रिक्वेस्ट टू ट्रैवल ऑन द नेटवर्क टू द सर्वर एंड देन बैक अगेन, ठीक है ना। तो अगर उसको यहाँ पे एग्जांपल के ना 800 मिलीसेकंड जाने में लगे हैं और 900 मिलीसेकंड आने में लगे हैं, तो 1.7 सेकंड सिर्फ उसका ट्रैवल टाइम है। सर्वर को कितना टाइम लगा है उसको करने में, डाउनलोडिंग उसके बाद होनी है उसका, ये इंक्लूड नहीं करता। ये सिर्फ एक बड़ी छोटी सी चीज़ है। नॉर्मली अगर आप कोई अच्छी वेबसाइट यूज़ कर रहे होंगे, फेसबुक, गूगल वगैरह, इसके अंदर सर्वर लेटेंसी अबाउट 50 मिली सेकेंड्स होती है, बहुत ही करीब सर्वर आपके होता है यूजली। बट अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है या आपकी जो सर्वर है बहुत दूर है, लेट्स से हम कराची में बैठे हैं और सर्वर हमारा सैन फ्रांसिस्को में पड़ा हुआ है, तो ये जो लेटेंसी है दिस कुड बी अ फ्यू हंड्रेड मिली सेकेंड्स। तो ये अगेन फ्यू हंड्रेड मिली सेकेंड्स इज नॉट टू बैड, मगर जब ये कंपाउंड करती है ना आगे जाके तो वो फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो अगेन बहुत छोटी सी चीज़ है बट इट कैन हैव अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट। एक और जो चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है, इट्स नॉट वेरी कॉमन, इज यूजिंग HTTP2। वैसे तो अब HTTP3 आ चुका है और गूगल और क्लाउडफ्लेयर उसको बहुत तेजी से पुश कर रहे हैं, बट HTTP1 से HTTP2 वाज अ मेजर गैप चेंज, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी सारी जो हमारी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको चेंज किया था। और उसमें जो एक जो चीज़ थी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ की थी वो ये थी कि अब हम लोग स्ट्रीम करते हैं डेटा रादर देन एक चंक में भिजवाने के। और जब स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर हम लोग उस स्ट्रीम के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भेज सकते हैं, नॉट जस्ट वन थिंग दैट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड। और उसमें हम लोग रीयूज कर सकते हैं अपने हेडर्स को और इस तरह की चीज़ों को। और अगेन माइनर डिफरेंस, मगर उससे जो इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आता है वो बहुत बड़ा आता है। तो दैट्स डेफिनेटली समथिंग टू थिंक अबाउट।
नाउ आई विल ऑल्सो ऐड कि इस टाइम पे कोई फ्रंट एंड डेवलपर होगा, वो कहेगा यार देखो ये मेरा काम तो नहीं है HTTP2 को चेक करना, ये तो कोई डेवऑप्स का बंदा होगा, वो चेक कर रहा होगा, जो सर्वर कॉन्फ़िगर करता है वो कर रहा होगा. But at the end of the day, when we're talking about front-end development, we are the people who create the experience, right? We are the people who ensure the experience. तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोग इस चीज़ को चेक करें, अगर ये चीज़ नहीं यूज़ हो रही तो अपने कॉलीग्स को बताएं, so that they can also implement this for us. चौथी चीज अगेन वेरी ऑब्वियस, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स का काम नहीं होता नॉर्मली, बट सर्वर लोड मैनेजमेंट कैन बी अ ह्यूज इशू. इसके अंदर जो मसला आता है दैट इज यूजुअली द थिंग कॉल्ड टाइम टू फर्स्ट बाइट. अगर जब मैं सर्वर से कनेक्ट हो जाता हूँ टाइम पे, तो फिर मुझे वेट करना है, मैंने रिक्वेस्ट सर्वर को दे दिया, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा. एंड अगर सर्वर ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर दिया तो टाइम टू फर्स्ट बाइट 10 मिली सेकेंड 15 मिली सेकेंड का होगा. अगर सर्वर पे लोड है तो वो शायद 100 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड वो वेट कर रहा होगा कि अच्छा जी मैं क्यू को कंप्लीट कर दूं, फिर मैं इस रिक्वेस्ट को देखूंगा. एंड उससे भी आपकी साइट स्लो हो जाती है, राइट? तो हमने आपने सुना ही होगा कि जी साइट बहुत अंडर लोड है इसलिए स्लो रिस्पॉन्ड करी, एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि वो उसका जो टाइम टू फर्स्ट बाइट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है. नाउ solution is again not for front end developers but something that front end developers can monitor and give feedback to the team के नहीं यार हमारा time to first byte is too high, we want to see how we can optimize that so we can reduce that and get better performance for our website. अब इसके अंदर हमारे पास दो मसाइल हैं, एक तो हमारे सर्वर की पोजीशन है सर्वर लेटेंसी के साथ, और दूसरा सर्वर लोड. इन दोनों को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं अगर हमारे पास स्टैटिक कंटेंट है यूजिंग CDNs. CDN जो है दैट टेक्स फाइल्स फ्रॉम योर सर्वर, ओरिजिन सर्वर से उठाता है और उनको एज सर्वर्स पे प्लेस कर देता है सो दैट इट्स वेरी क्लोज टू द यूजर, और वो फिर उन्हीं सर्वर से आपकी फाइल्स को सर्व भी कर देता है. सो दैट मीन्स कि आपका सर्वर अब इन्वॉल्व ही नहीं होता. तो दैट मीन्स रिड्यूस लोड ऑन योर सर्वर एंड फास्टर सर्विंग टू योर क्लाइंट्स. इसमें बहुत सारे CDNs हैं. पर्सनली मैं क्लाउडफ्लेयर को इस्तेमाल करता हूँ, and Cloudflare has a free package which is super amazing and it comes with lots of other functionality as well. हम लोग सस्ते टिकट में जो CDN यूज करते हैं उससे हमारा 80% ऑफ द स्टैटिक लोड वो CDN ही संभालता है. सो दैट इज आई थिंक इट इज लाइक 250 या 300 GB ऑफ बैंडविड्थ जो पता नहीं हर महीने या हर हफ्ते में ना बचती है, जो एसेंशियली सारा Cloudflare हमारे लिए काम कर रहा है. सो दैट्स सुपर यूजफुल एंड a lot of the times you can just configure this very simple service in less than 5 to 10 minutes. ये एक छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पे आपको ये दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द नेटवर्क इंस्पेक्टर वेयर यू कैन सी ऑल ऑफ द स्टफ. ब्रेकडाउन देख सकते हैं. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टाइम टू फर्स्ट बाइट है वो 16 मिली सेकेंड्स है, विच इज गुड. इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कंटेंट डाउनलोड का टाइम जो है ना वो सिर्फ 0.4 सेकेंड्स है. नॉर्मली हम समझते हैं कि कंटेंट डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट ओवर हियर टर्न्स आउट कि वो तो बहुत ही कम है, और बाकी जो सारा टाइम है दैट इज गोइंग इनटू ऑल ऑफ दिस अदर स्टफ. एंड जब इस तरह की आपके पास लाइक 10 12 15 50 फाइल्स डाउनलोड होनी होंगी तो यू कैन ऑटोमेटिकली सी के फाइल्स को डाउनलोड होने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट जो ओवरहेड्स बाकी है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे, which is why we have to optimize all of these things including our queuing part. ठीक है, queuing भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉडर्न ब्राउजर्स एट मोस्ट 6 कनेक्शंस को एक साथ इन पैरेलल फेच करते हैं एक टाइम पे, 6 फाइल्स को. तो अगर मेरे पास 10 फाइल्स हैं तो सिर्फ 6 फाइल्स होंगी, फिर जब 4 कंप्लीट होंगी तो बाकी 4 आएंगी. तो बाकी टाइम वो क्यूइंग में वेट कर रहे हैं, राइट? सो वी हैव टू क्रिएट दैट ऑप्टिमाइजेशन ऑन द ब्राउजर लेवल टू इंश्योर कि हम लोग बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकें. तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो शायद हमारे कंट्रोल में ना हो, मगर हमारे कंट्रोल में कौन सी चीज़ें एक्चुअली हैं, इन चीज़ों को भी देख लेते हैं. सबसे पहली चीज़ जो अगेन आजकल बहुत कॉमन है, स्टैंडर्ड बन चुकी है, दैट इज कॉल्ड ट्री शेकिंग. ट्री शेकिंग इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. जो कोड में इस्तेमाल नहीं कर रहा उसको मुझे बंडल का पार्ट नहीं होना चाहिए, राइट? वेरी इजी. एंड उसके अंदर वो एसेंशियली हमारे जो बिल्ड टूल्स हैं वो सारा ये काम करते हैं, एंड दे एसेंशियली मेक श्योर कि वो सारा कुछ एक्सट्रैक्ट करके आपको सिर्फ वही कोड डाल के रखें जो आपको ज़रूरत है. सो मेक श्योर दैट यूजिंग a bundler like Webpack जो essentially ये काम कर रहा हो आपके लिए. नेक्स्ट थिंग इज कोड स्प्लिटिंग. कोड स्प्लिटिंग के अंदर essentially हम लोग चंक्स बनाते हैं एंड उन चंक्स को ऑन डिमांड फेच कर देते हैं. इससे अगेन हमारे बंडल्स का साइज छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर उस पेज पे उस बंडल की जरूरत नहीं है, उस चंक की जरूरत नहीं है, तो वो चंक डाउनलोड नहीं होता. तो दिस इज अगेन बिल्ट इन राइट इनटू आवर सिंगल पेज एप्लीकेशंस एंड आवर बिल्ड टूलिंग लाइक Webpack. तो यू हैव टू इंश्योर कि आप इन चीज़ों को यूज कर रहे हो so that you can get the best performance on that side.
gzip is not something again front end developers enable, मगर आजकल हमारी build tools generate करते हैं zip files, तो इनको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और हमारे जो बड़े बंडल्स हैं उनके अंदर मेजर कंप्रेशन है, तो उससे डाउनलोड टाइम और कम हो जाता है। इसमें ख्याल रखना है कि इनका ओवरहेड भी होता है, क्योंकि क्लाइंट साइड पे आके वो फिर डीकम्प्रेस होती हैं फाइल्स। तो अगर आपके पास बहुत सारी छोटी फाइल्स हैं तो फिर शायद gzip का फायदा ना हो, अगर आपके पास कुछ बड़ी फाइल्स हैं तो देन इट्स वेरी यूजफुल टू हैव। Finally, I want to throw in Source Map Explorer, which is an amazing library that visualizes your bundle for you. तो अगर आपके पास एक बहुत बड़ा बंडल है, आपको समझ नहीं आ रहा आप उसको किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, then try out this library and see if you can find any libraries that are too big that you can replace with smaller bundles, or maybe there's something you're not even using जो bundle में included है. So this is one for you. तो ये थी हमारी बंडल की कुछ स्ट्रैटेजीज जिसमें हम लोग अपने बंडल के साइज को छोटा कर सकते हैं। बट दैट्स नॉट दी ओनली थिंग दैट एसेंशियली अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जब मैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूँ तो वो भी मेरी पार्सिंग और रेंडरिंग को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सटर्नल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल्स आती हैं, CSS फाइल्स आती हैं, फॉन्ट्स आते हैं, और भी कोई एक्सटर्नल चीज जो मैं फेच कर रहा हूँ, राइट। तो उसका हमें ख्याल रखना है। हमने बात की थी फर्स्ट इनपुट डिले की, तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में वापस बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट विल नॉट ओनली ब्लॉक रेंडरिंग बट इट विल ब्लॉक द मेन थ्रेड, और मेन थ्रेड के ऊपर सारा काम हो रहा होता है। यूजर इंटरेक्शंस को हम लोग संभाल रहे होते हैं, रेंडरिंग कर रहे होते हैं, पार्सिंग कर रहे होते हैं। तो लोडिंग के फौरन बाद it is important that we're not doing any heavy executions in our JavaScript code. अगर कर भी रहे हैं तो we use something like web workers जो अलग से एक थ्रेड में इसको करे और हमारे कोर एक्सपीरियंस को खराब ना करे। वन गुड वे टू मेक श्योर कि हमारे एक्सटर्नल एसेट्स हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट ना करें, इसके लिए देयर आर टू न्यू एट्रीब्यूट्स दैट हैव कम इन ऑन द स्क्रिप्ट टैग। एक का नाम है एसिंक और दूसरे का नाम है डिफर, और इस छोटे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। एंड एसेंशियली यू कैन सी कि अगर मैं एसिंक को इस्तेमाल करूंगा तो वो जो मेरी एग्जीक्यूशन है उसको थोड़ा सा आगे डिफर कर देता है, तो मेरे ब्राउजर को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है इन ऑर्डर टू पार्स इट आउट। और अगर मैं डिफर कर दूंगा तो वो एग्जीक्यूशन को बिल्कुल ही एंड में ले जाएगा, which essentially gives your browser even more time to do rendering and essentially run the thing. एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने ऑन डिमांड लोडिंग की बात की थी। तो हमने स्क्रिप्ट्स को तो ऑन डिमांड लोड करने हैं, बट एवरीथिंग एल्स कैन आल्सो बी लोडेड ऑन डिमांड। दैट इंक्लूड्स आवर CSS एंड इमेजेस। अब इमेजेस के साथ ये काफ़ी देर से मसला रहा है कि हमें जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करनी पड़ती थी फॉर इमेज लेजी लोडिंग, बट आवर लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम नाउ सपोर्ट्स दिस आउट ऑफ द बॉक्स। एंड अगर आप इस URL को विजिट करेंगे web.dev native lazy loading, तो इसमें आपको उन एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चलेगा जो आप इमेज टैग्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट विल मेक यूज ऑफ लेजी लोडिंग इमेजेस राइट ऑन द नेटिव लेवल। So that's going to be very useful for your website. Finally, I want to talk a little bit about CLS. And CLS में हमने बात की थी कि हमारा कंटेंट जो है वो शिफ्ट हो जाता है बिकॉज इमेजेस बाद में आ रही हैं या एड्स बाद में रेंडर हो रहे हैं। तो इफ़ यू टेक दिस एज एन एग्जांपल, यू कैन सी कि यहाँ पे एक बीच में हमारे पास कुछ बैनर इमेजेस आनी है और फिर कुछ कंटेंट है नीचे जो एसेंशियली इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैंने एक प्लेस होल्डर बीच में रख दिया है, एक एम्प्टी स्पेस रख दी है जिसके अंदर इमेज लोड होगी, और जब वो लोड होगी तो वो इस तरह की लगेगी, राइट। तो द ट्रिक ओवर हियर इज कि जहाँ पे कोई कंटेंट लोड होना है उसके लिए हम लोग पहले से स्पेस बना के रखें, सो दैट जब वो लोड हो तो वो हमारे एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट ना करे, वो अपनी जगह के अंदर फिल इन हो जाएगा एंड द यूजर कैन देन कंटिन्यू वर्किंग ऑन देयर थिंग। तो इसके अंदर जब मैं अगर मैं मोबाइल के ऊपर भी हूँ और ऊपर इमेज लोड होगी तो मेरा कंटेंट नीचे शिफ्ट नहीं होगा। So these were all the tips that I had for going end to end and making sure that we can give the best user experience for our users. Magar, this is a lot of information, and what is the best place to start this from? So I would recommend checking out Lighthouse. This is something that's right now built into your Chrome DevTools. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने अपनी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर रन किया है, और I've recently redone my website using SSR and it's doing amazing. और ये आपको सिर्फ स्कोर नहीं बताएगा बल्कि इसके नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो पूरी रिपोर्ट जनरेट होती है जिसमें आपको सारी रिकमेंडेशंस भी बताता है कि आपका टाइम टू फर्स्ट बाइट बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट या CSS को शिप करें XYZ। सो देयर इज लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, एंड नॉट ओनली दैट, इट हैज़ दिस ब्यूटीफुल व्यू जिसमें आप हर चीज़ को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कि आपका GPU कहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, आपको कितने FPS फ्रेम्स मिल रहे हैं, और कौन से इवेंट किस टाइम पे ट्रिगर हो रहा है, कौन सी रिक्वेस्ट कितनी देर ले रही है।
right? So this is all very useful information that you get from this amazing tool that's built into your browser today. Finally, I want to wrap this up by saying that one of the best resources out there right now is web.dev. तो अगर आपने कोई भी चीज़ पता करनी हो, whether it is more information about core web vitals or how to optimize them, या just in general कि आपने बेहतर अपनी चीज़ों के बारे में learn करना है कि वेब में और कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं, on how can we essentially become up to date with the latest information, web.dev is the best resource out there to go and check that out. मैं खुद वहाँ पे काफ़ी ऑफन जाता हूँ and I'm learning always new things from that side. And that was all it from my side. I hope आप लोगों को कुछ सवाल भी होंगे इसके बारे में. You have your own problems relating to performance. So I have shared my link over here as well. This is the link for the Zoom call. So, and otherwise you can also reach out to me on Twitter. Yeah, just catch me on at the social media sites as well. And yeah, thank you all for your time today. And hopefully I'm going to see you guys